नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास बाय भारती सर के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से, और आज देखेंगे 11th का जो हिस्ट्री है उसके सेकेंड चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, वो 2-3 वीडियो लेक्चर्स बना करके, और 11th क्लास का जो हिस्ट्री है उसमें प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं। जो बच्चे नए आए हैं या पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उसको भी आप आराम से देखें, तब आपको समझ में आएंगे। एनसीईआरटी के जितने भी आपके टर्म हैं सभी को एकदम सीरीज से पढ़ा करके और प्लेलिस्ट में वीडियो डाले जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा लेट आ सकता है, चूंकि छुट्टी में होते तब भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो भी आएगा बेहतर कंटेंट आएगा और एकदम सीरीज से ही आएगा। तो चलिए, पिछले वीडियो क्लास में हम इस चैप्टर में पढ़े थे कहाँ तक, तो शहर बनते कैसे हैं और कब अचानक से शहर जो है वो खत्म भी हो जाता है, यानी शहरीकरण के महत्व को हम आपको पिछले वीडियो क्लास में पढ़ाए थे। और वर्कासिस पढ़ा रहे थे, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, इसीलिए खत्म कर दी। और आज हम देखेंगे 2 टॉपिक को कवर कराएंगे एनसीईआरटी में। एक आगे वही पढ़ेंगे तो आपका मिलेगा वर्कासिस, और दूसरा है शहरों में माल की आवाजाही। इन सबसे बारे में जानकारी आपको दे दे कि हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, और मेसोपोटामिया की सभ्यता में कैसे शहरों का विकास था, शहरों का महत्व क्या है, ये देख चुके हैं। और आज देखेंगे वर्कासिस के बारे में। इन सभी से पहले एक बार याद दिला दे कि ये भारत है, भारत के और पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के और पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान से और पश्चिम जाएंगे सर तो ये रहा आपका ईरान, जो कि आज इसका काम आने वाला है। इसीलिए ईरान को आप आराम से देखेंगे कि ये ईरान अपना सीमा साझा इधर आपका अफगानिस्तान से भी कर रहा है, और ईरान इसका भी पड़ोसिया है, इसको इराक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इराक। और इराक के इधर साइड में आपको मिल जाएगा तुर्की। याद रखेंगे, क्या मिल जाएगा? तुर्की। इसका भी काम है आज। अब ध्यान से सुनेंगे, तो इराक में पढ़ रहे थे कि इधर दाईं और दजला और बाएं और फरात, ये 2 नदियों के बीच की सभ्यता है। इस सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया के 4 जगह के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। सबसे निचला एक शहर इसको कहते हैं उर, और इसके ऊपर का एक शहर इसको कहते हैं उरुक। इधर में याद रखेंगे बेबीलोन, और बेबीलोन के ऊपर वाली बात कर ले तो मारी। चलिए, सभी जगह का नाम एक बार ध्यान से समझेंगे। नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं उर, इसके ऊपर वाला भाग इसको कहते हैं उरुक, और ये आपका है सर बेबीलोन, और ऊपर वाला भाग है ये मारी। ये 4 जगह की बात आपको ध्यान रखेंगे। और इसके ऊपर में काफी सारे बात बता दी, कैसे कैसे मछलियां वगैरह भी होता है, सारा कुछ। अब ध्यान से सुनेंगे, वर्कासिस के बारे में जानना है। ये वर्कासिस क्या है, आपको क्वेश्चन भी आएंगे कि वर्कासिस क्या है, वर्कासिस का उल्लेख करें। तो वर्कासिस कुछ नहीं है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो आपको एक स्त्री का एक सिर का जो आपको पिक्चर दिख रहा है, केवल सर वाला भाग है, बस इसी को कहते हैं वर्कासिस। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है, तो मेसोपोटामिया में एक जगह है, इसको कहते हैं उरुक। ये ध्यान रखेंगे, उर के ऊपर का एक शहर जिसको कहते हैं उरुक, और ये उरुक से ही प्राप्त हुआ है। आज के पुरातात्विक लोग जब डेटिंग को, जब कार्बन 14 विधि से जब चेक किए, तो ये पता चला कि उस समय मेसोपोटामिया में ये 3000 वर्ष पुरानी जो है ये वर्कासिस यानी स्त्री की एक जो है वो मुख बनाई गई थी, और ये डिजाइन आपको मिला है। और ध्यान से सुनेंगे, ये जो शीर्ष है वो किस पत्थरों को तराश करके बनाया गया था, तो संगमरमर के, सफेद संगमरमर के कठोर पत्थर को काट करके, यानी तराश करके, और एक स्त्री का शीर्ष को बनाया गया था। समझ बात ना? तो ये वही शीर्ष के पिक्चर आप देखें, और इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले तो एक बात कि ये कब की है, तो 3000 ईसा पूर्व पहले की, ठीक है। और ये कौन शहर में मिला था, तो याद रखेंगे उर के ऊपर मेसोपोटामिया के उरुक शहर से इसकी प्राप्ति की गई। और ये किसके बने होते थे, तो सफेद संगमरमर के बने होते थे। इस स्त्री के जो आंखें हैं, तो आंख आप देखे होंगे कि आंख के अंदर देखेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो अंदर में व्हाइट कलर का मिलेगा, और व्हाइट के बीच में ब्लैक कलर का रहता है। अक्सर आप देखेंगे कि जो गोरे लोग होते हैं उनके जो बीच वाले भाग होते हैं गोल, वो आपको ज्यादातर नीले टाइप को दिखेंगे। तो यहाँ पर जो स्त्री का जो शीर्ष है, इस स्त्री के शीर्ष के अंदर, आंख के अंदर जो गोल है, तो उसमें याद रखेंगे नीले लाजवर्द पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये नीले लाजवर्द आप बुक में पढ़ते हैं, ये एक प्रकार के
पत्थर है, जिस पत्थरों की चर्चा हम हड़प्पा में बाखूबी ढंग से करेंगे, ये कहां से आते थे, कैसे होते थे, बस ये ध्यान सुनेंगे। तो आंखों के अंदर में माने स्त्री का मुख एकदम कोमल सुकोमल अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, इसलिए इसके आंख के बीच में नीले पत्थरों का इस्तेमाल, यानी जिसको कहते हैं नीले लार्जवत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसके ऊपर जो भौवें हैं उसमें भौवें में सफेद सीपी से इसको जड़ा गया था, इस भौवें को, और बाकी और भी चीज इसमें जुड़े हुए थे। और जो शीर्ष है, ये जो आपका ऊपर सर के ऊपर वाला भाग सर है, इसमें आप पिक्चर में यहाँ पे देख पाए होंगे कि इसमें एक खांचा बना हुआ है। तो आज के पुरातात्विक लोग ये अनुमान लगे, जरूरी नहीं कि एकदम फाइनली ऐसा ही होता होगा, लेकिन आज के पुरातात्विक लोग ये अनुमान लगाएं कि शायद ये सिर के ऊपर जो खांचे बने हैं, इस खांचे में आभूषण पहनाने के काम आते होंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सिर के ऊपर बना एक क्या था, तो खांचा था, जो पुरातात्विक अनुमान लगाते हैं कि इसमें जो है वो आभूषण पहनाने के काम किए जाते हो। आगे याद रखेंगे, कहते हैं कि यह विश्व मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना के रूप में इसको जाना जाता है। ये इस स्त्री के आधी कटी जो शीर्ष वाला जो भाग है, मुख का जो भाग मिला है, तो इसको पूरे विश्व में मूर्ति कला का एक प्रसिद्ध नमूना के तौर पे जाना जाता है। इसके मुख की बात कर ले, मुख का मतलब होता है मुंह, ये सारी चीज एनसीईआरटी में मिलेगा, आपको आराम से सुना दे रहे हैं, और उसके बाद आप बुक पढ़िएगा तो मजा आएगा। जो क्वेश्चन आंसर है वो तो हम आपको पीडीएफ में दे ही देंगे, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। अब ये ध्यान सुनेंगे, स्त्री का, लड़की का जो मुख है वो, और जो ठोड़ी है, ये आप ये ध्यान सुनेंगे, ये नाक के नीचे का जो ये भाग होता है, इसी को कहते हैं थोड़ी, और ये और साथ साथ गाल, ये तीनों के बारे में, मुख है, गाल है, और ऐसे भी लड़की का गाल तो कोमल होता है। तो इन सभी के बारे में चर्चा किया गया है कि शायद सुकोमल बनावट की प्रशंसा की जाती, ये ध्यान सुनेंगे। तो काफी ज्यादा इस मूर्ति के बारे में आज के इतिहासकार सराहे हैं। ठीक है, तो बस यही मूर्ति से कुछ परिचय है, इसके बारे में जानकारी रखना है, कुछ नहीं याद रखना, तो 2-3 बातें कम से कम आपको लिखने आना चाहिए। ये मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ है, तो उरुक शहर से प्राप्त हुआ है। ये मूर्ति कितना वर्ष पुराना है, तो 3000 ईसा पूर्व जो है वो पहले की ये मूर्तियां रही है। ये स्त्री का मूर्ति, ये पुरुष का है जी, तो ये स्त्री का पूरा भाग है, ये आधा भाग है, तो ये तो आधा भाग है ना, केवल शीर्ष वाला भाग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बाकी नोट्स फॉर्म में हम आपको सारे जो है आंसर कैसे लिखने हैं वो दे देंगे। चलिए अब ध्यान सुनेंगे। हाँ, एक बात और समझने लायक है कि इसमें जो पत्थरों का इस्तेमाल किया, कौन सा पत्थर, सफेद संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर यहां तो होते नहीं थे, चूंकि अभी हम पढ़ेंगे कि दजला और फरात नदियों के बीच का ये सभ्यता है, तो यहाँ ज्यादातर खेती बाड़ी का काम होता है, कृषि संबंधित अनाज काफी ज्यादा उपजाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पत्थरों का अभाव है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो लोग होंगे इस तरह के मूर्ति बनाने के लिए इन पत्थरों को दूर दराज के देशों से लाए होंगे, जो कि अभी हम आगे भी देखेंगे। चलिए अगला आप एनसीईआरटी के टॉपिक देखेंगे तो ये आपको मिलेगा सर, शहरों में माल की आवाजाही, यानी जो शहर है वहां किस किस तरह के माल जो है वो आते हैं और जाते हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा करें। ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले जाने कि शहर में माल की आवाजाही, कैसे माल आते हैं, कैसे माल जाते हैं। तो इन सबसे पहले आपको एक चीज पे सोचना चाहिए, ओवरऑल आपको सोचने आना चाहिए कि जो लोग शहर के जो लोग हैं उनकी जो आवश्यकता होगी वही माल शहर में आएंगे, और जो यहाँ के लोगों को जो ज्यादा होगा वो उसको दूसरे जगह पे भेजेंगे। जैसे आपके क्या कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप परिवार है, या आपका परिवार जो है किसान परिवार से बिलोंग करता है, तो आपके घर में, आपके यहाँ क्या है ना कि खेती बाड़ी से अनाज आते हैं, अनाज में चना है, मसूर है, इसके अलावे में गेहूं है, इसके अलावे में चावल हो सकता है। तो ये सारी कुछ आपके यहाँ है। आपके यहाँ खपत है साल में मान लेते हैं 5 मन चावल पूरे परिवार के लिए, लेकिन आप चावल उगा देते हैं कितना भाई, तो 50 मन चावल उगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके घर से 45 मन चावल लदा कर करके और जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जो चीज हमारे यहाँ ज्यादा होता है तो उसको हम दूसरे जगह भेजेंगे, और जो चीज नहीं होगा उसको दूसरे जगह से आयात करेंगे, यानी लाएंगे। आप गांव में भी अक्सर देखे होंगे कि महिला चावल में, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम पढ़े होंगे, तो महिला अपने अचरा में चावल ले कर करके और दुकान में गई है, रीजन उसके यहाँ चावल है तो वो ले करके गई, और उधर से तनी मनी जैसे कि कागज में 2 रुपया के मिचाई के बुकने, 2-4-5 रुपया के हल्दी के बुकने, 2-4 कुपी तन्नी को बोतल में
तेल सरसों के खाना बनाने के लिए, और एक आध गो लाइव बॉय साबुन, ऐसे कर करके 5-6 आइटम अचरा में लेकर के आती है। तो हम एक चीज देखें कि जो चीज हमारे पास ज्यादा है उसको हम यहां से लेकर के जाते हैं, और जो चीज हमारे यहाँ नहीं है उसको दूसरे जगह से लाते हैं। यानी आयात और आप निर्यात तो पढ़े होंगे, बस वही चीज। तो सबसे पहले ओवरऑल हमको जानना है कि मेसोपोटामिया में होता क्या है। जो मेसोपोटामिया में होगा वो यहाँ के शहर से जाएगा, माने जो ज्यादा चीज होते हैं। लेकिन जिस चीज की आवश्यकता मेसोपोटामिया के लोगों को है लेकिन वो यहाँ होते नहीं है, तो उसको दूसरे जगह से इन शहरों में लाया जाएगा। तब वही टोटल मिला करके हो जाएगा कि शहरों में माल की आवाजाही, कौन शहर में माल किस तरह के आते हैं, किस तरह के जाते हैं। फिर देखेंगे कि ये जाते कैसे हैं भाई, सड़क मार्गों के जरिए, ये परिवहन के जरिए, ये दोनों के जरिए। अगर दोनों तो अच्छा क्या है तो परिवहन पे बातें हो जाएगी। तो चलिए आइए अब एनसीईआरटी के जो लाइन लिखे हैं पॉइंट्स उस पर डिस्कस करें, आपको समझ में आ जाए। आप बुक्स पढ़िएगा तो आपको शुरुआती में ही पता चलेगा इस टॉपिक्स में कि यहाँ खाद्यान्न संसाधन की कोई कमी नहीं थी। मतलब ये जो मेसोपोटामिया है, 2 नदियों के बीच की सभ्यता है, जैसा कि जानते हैं उपजाऊ जमीन है, और भी बहुत सारी नदियां, जो फरात की बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं यहाँ पे, तो उनके द्वारा भी मिट्टियां वगैरह बिछाई जाएगी। एकदम उपजाऊ जमीन है, तो खेती बाड़ी तो पर्याप्त मात्रा में होगा, ये तो सब आप जा रहे हैं। तो यहाँ खाद्यान्न संसाधन यानी खाने पीने वाले जो भी संसाधन थे उनका कमी नहीं था, चूंकि मिट्टी उपजाऊ था। बल्कि अगर खनिज की बात कर ले तो खनिजों का बड़ा अभाव था। ध्यान सुनेंगे, अब ये तो बात सामने आ जाती है, आप बुक्स पढ़ेंगे तो, कि खाद्यान्न फसलों की कमी नहीं थी, अच्छी खासी जो है वो कृषि से उपज होते थे, परंतु खनिज जो चाहिए ना, अलग अलग पत्थर चाहिए इनको, अलग अलग धातु मिक्स करके बनाने के लिए, जैसे तांबा और टीना मिक्स करके कांसा बनाने के लिए इनको तांबा की आवश्यकता है, इनको टीना की आवश्यकता है। तो इन सब खनिजों का यहाँ पे अभाव था। तो पहले बता दिए कि जिस चीज का अभाव होगा वो ये दूसरे शहरों से अपने शहरों में लाएंगे, और जिस चीज के मात्रा इनके पास ज्यादा होगा वो अपने शहरों से दूसरे शहरों में भेजेंगे, या तो दूसरे शहर में भेजे या तो दूसरे देश भी भेज सकते हैं। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो अगर बात कर ले, अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे कि खनिजों का क्या है, अभाव है। लेकिन औजार बनाने के लिए या फिर मुहरे बनाने के लिए, मुहरे शब्द के जगह पे कहीं कहीं बुक्स में आपके मुद्राएं आएंगे, तो मुद्राएं का मतलब आप पैसा ना समझे, मुहर ही समझिएगा। तो औजार बनाने के लिए, मुहरे बनाने के लिए और आभूषण गहने बनाने के लिए इनको जो है अलग अलग धातुओं की या पत्थरों की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, आगे कहते हैं कि नाव बनाने के लिए इनके पास खजूर और पॉपुलर की लकड़ियां तो थी, जैसे जलमार्ग भी विकसित है। अभी परिवहन पे भी आप बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि जलमार्ग विकसित है, और परिवहन का सबसे अच्छा मार्ग है इनके पास जलमार्ग। तो यहाँ पे जल मार्ग जब बात आएगी तो नाव की बड़ी बड़ी लकड़ियां बनेगी, तो ये लकड़ियां जो होगा ना वो थोड़ा सा भाई कठोर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खोखली लकड़ियों से नाव बन जाए। लेकिन इनके पास इराक में जो इराकी लकड़ियां है, याद रखेंगे, इराक की लकड़ियां, खजूर की लकड़ियां है, पॉपुलर की लकड़ियां है। इन लकड़ियां की बात कर ले तो इन लकड़ियां से नाव नहीं बनाई जा सकती, पानी में चलने वाले नाव नहीं बनाई जाएगी। ये जो पॉपुलर की लकड़ियां है, खजूर की लकड़ियां, ये खोखली लकड़ियां है, तो इनसे नाव के रूप में काम नहीं लिए जा सकते थे। तो लकड़ी तो है लेकिन काम नहीं लिए जाएंगे। तो बताओ, लेकिन नाव बनाना है इनको, तो इनके लिए लकड़ी की भी आवश्यकता इनको पड़ेगा कि नहीं? तो जिन की आवश्यकता पड़ेगा, जैसे मुहरे के लिए इनको पत्थर की आवश्यकता होगी, आभूषण बनाने के लिए कई जो है खनिजों का अभाव, सोना है, चांदी है, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। औजार बनाने के लिए तांबे, टीने, कांसे, रांगे, इन सब की आवश्यकता इनको पड़ेगी, तो इसको ये लाएंगे। तो यहां से हम आपको एक एनसीईआरटी सोचवा रही है आगे से कि आखिर आवश्यकता क्या पड़ेगी, जो आवश्यकता पड़ेगी वो लाएंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनेंगे। तब यहाँ पे आप जब नोट्स बनाएंगे तो ऐसे अब फरियाद दीजिएगा कि आयात क्या होता था, निर्यात क्या। आयात का मतलब सब जानते हैं, इंपोर्ट, जिसको दूसरे जगह से हम मंगाते हैं। ठीक है, निर्यात का मतलब जो चीजें हमारे पास ज्यादा होता है उसको हम बदले में बेचते हैं, तो हम उसको बेचेंगे तो उसके बदले दूसरे वस्तु हम मंगाते हैं, तो उसको कहते हैं निर्यात। तो ये ध्यान सुनेंगे, इनको आवश्यकता में तांबा चाहिए था, ये तांबा दूसरे जगह से लाते थे, टीना लाते थे, सोना लाते थे, चांदी लाते थे, सीपी, और साथ ही साथ याद रखेंगे पत्थर का भी ये आयात करते थे।
अब कहां से याद करते थे, तो 2-3 जगह का जिक्र है कि एक या तो तुर्की से लाते थे या फिर ईरान से लाते हैं या फिर खाड़ी पार के देशों से। जैसे इधर एक खाड़ी है, इसको कहते हैं फारस की खाड़ी। ये खाड़ी जो है फारस की खाड़ी ऐसे आकर के अरब सागर में मिल जाती है और ये अरब सागर की रास्ता भारत में उस समय में, जिस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उस समय इधर सिंधु के किनारे काफी सारे हड़प्पा का भाग था और हड़प्पा के कई जो शहर थे वो नदियों के किनारे हैं। तो ये लोग समुद्री मार्ग से ऐसे आते थे और हड़प्पा वाले क्षेत्र से इधर भारत में एक सभ्यता चलती थी, हड़प्पा की सभ्यता, इधर से ये लोग व्यापार करते थे। तो ये लोग आएंगे कैसे, तो ये लोग नाव के रास्ते आते थे या फिर ऊपर में हिंदू कुश पर्वतों को पार करके दर्रे को पार करके और भारत में स्थल मार्गों के द्वारा आते थे। लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये लोग तांबा, टीना, सोना, चांदी, सीपी, पत्थर इनकी जरूरत होती थी, लेकिन यहाँ होता नहीं था। यहाँ खाने पीने के सामग्री अच्छे खासे होते थे, कृषि होते थे, तो इनको दूसरे जगह से लाते थे यानी आयात करते। तो आपसे पूछा जाए कि मेसोपोटामिया के लोग किन किन वस्तुओं का आयात करते थे, तो आप इसमें से कुछ वस्तु का नाम लिख सकते हैं। पूरा याद रहे तो पूरा का नाम लिख सकते हैं। सोना लाते थे, चांदी लाते थे, तांबा लाते थे, टीना लाते थे, पत्थरों का भी आयात करते थे। कहां से, तो ईरान से और तुर्की से। ठीक है, चलिए, और खाड़ी पार के देशों से। आगे बेचते क्या थे, जब ये चीज खरीदते थे किसी देशों से तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना उनको, तो बदले में जो इनके यहां ज्यादा होता था वो उनको देते थे। तो इनके यहां सूती वस्त्र वगैरह अच्छा खासा होता था, तो यहां जो कपड़े बनते थे इन कपड़े को बदले में दूसरे को देते। मतलब दूसरे से अगर तांबा ले रहे हैं ईरान से, इराक से, तो ये कपड़ा ले जाते थे, कपड़ा उनको देते थे और वो लेते थे। कपड़े के अलावा कृषि से संबंधित और अन्य बहुत सारी सामग्रियां का उत्पादन यहाँ होता था, वो कृषि संबंधित उत्पाद को भी देते थे और सोना, चांदी, तांबा, रांगा, पत्थर ये सब खरीदा करते थे। तो ये कपड़ा और कृषि से संबंधित अन्य वस्तुएं निर्यात करते। अब ये ध्यान सुनेंगे, इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि शहर तो बहुत बढ़ रहा है भाई, कि जिस शहर में लोग शिल्पकार वर्ग के लोग शहर में हैं, व्यापारी वर्ग के लोग शहर में हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। पिछले दिन शहरीकरण का महत्व बताए थे कि जहां श्रम विभाजन यानी अलग अलग काम को करने के लिए काफी सारे लोग हैं, जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ेगा, ये शहर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन केवल यहीं पे कहना कि जहां व्यापारी वर्ग के लोग ज्यादा रहे, जहां सेवा ज्यादा होते हैं, जहां श्रम विभाजन जो है वो आपको याद रखना है कि जहां श्रम विभाजन जो है वो है, यानी छोटे छोटे कामों को अलग अलग लोगों से कराए जा रहे हैं, वही शहरीकरण होगा। ऐसा कहना भी आपका गलत साबित हो जाएगा। इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो है सर याद रखेंगे इसके अलावे कुशल परिवहन। कुशल परिवहन की व्यवस्था शहरी जीवन को लेकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये कोई शहर तब ज्यादा डेवलप हो पाएगा कि जब ये शहर परिवहन से अच्छी तरह से चारों ओर से घिरा हुआ रहे। ये अब ध्यान सुनेंगे, जैसे आज हम पटना की बात कर ले, मान लो ये कोई पटना शहर है, पटना की बात कर लो, इलाहाबाद है, लखनऊ है, दिल्ली है, बहुत सारे भारत में ऐसे शहरें हैं। तो बात कर ले एक शहर ये पटना है, तो आज हम पटना की बात कर ले तो पटना चारों ओर से परिवहन के जाल से घिरा हुआ है। एक इधर से आती है, ध्यान रखेंगे, इधर से आती है बार बख्तियारपुर तरफ से, फतुहा तरफ से, इधर से भी आती है, इधर से भी गया वगैरह लाइन आ जाता है, इधर आरा बक्सर वाला लाइन चला जाता है। आप लोग आरा वारा का नाम सुने होंगे, बक्सर उक्सर सुने होंगे, ऐसे जा करके एक लाइन ऐसे सासाराम कट जाती है, एक लाइन मुगल सराय चली जाती है। तो ये चारों तरफ से, और इस पटने की बात बता दें हम आपको, तो इधर से रेल मार्ग से कम तो 60 से 90 किलोमीटर तक की दूरी से प्रतिदिन लोग पैसेंजर ट्रेन से पटना में आते हैं। यहां से इधर से भी पटना में आते हैं, इधर से पटना में आएंगे, इधर से पटना में प्रतिदिन लद के ट्रेन में आते हैं, लटक के आते हैं, जगह नहीं रहता पैसेंजर ट्रेन में। ये तो हो गई भाई ट्रेन के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों हजार लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे कि जो प्रतिदिन पटना के किसी बिल्डिंग में काम करने के लिए आते होंगे, मोटरसाइकिल से आते होंगे। कई लोग पैसे वाले हैं, प्रोफेशनल है, वकील है, डॉक्टर है, वो 4 व्हीलर गाड़ी से भी अपना आते हैं। कई लोग प्राइवेट गाड़ी से आते हैं, ट्रेन से आना पसंद नहीं करते, वो ऑटो से आते हैं, वो बस से आते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो साइकिल से भी आते होंगे। कई लोग ऐसे हैं कि एकदम पैदल है, बगल में है तो पैदलों मार देते होंगे। खैर जो भी होगा, लेकिन इन पटना की आबादी, ये शहर और बढ़ रहा है। यहाँ काफी सारे वर्क आपको मिलेंगे, अलग अलग इस शहर में काम मिलेंगे। शहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इन सबके पीछे का रीजन शहर परिवहन से चारों ओर से घिरा हुआ है और अधिकांश 50-60 किलोमीटर की दूरी से प्रतिदिन इन शहर में लोग आ रहे हैं। अब ये परिवहन से घिरा ना होता तो आज जितना पटना डेवलप किया है उतना पटना पहले डेवलप नहीं कर सकता है।
आप जोड़ सकते हैं, को सोच सकते हैं आप अपने इलाका के बारे में सेम सिचुएशन कि अगर आपका कोई शहर चारों तरफ से कोई सड़क मार्गों से, रेल मार्गों से अगर नहीं जुड़ा रहे तो उस शहर का विकास कैसे हो पाएगा। समझ रहे बात को? तो ये ध्यान रखना है। अब जिस दिन आप चले जाओ पटना में, जिस दिन रेल बंद हो जाता है, जिस दिन सड़क बंद हो जाता है, तो पटना के सड़कों पे आपको कोई नजर नहीं आए, कौवा कुत्ता नहीं लगेगा कि पटना वाले लोग गए कहां। आखिर इतनी पहले आबादी, इतने लोग रहते हैं प्रतिदिन, आखिर आज कोई मिल नहीं रहा है। ऑटो चालक बाहर से आता है, कुछ दूरी से आता है, रिक्शा चालक, कोई दुकानदार, किसी का पटना में अपना मकान है, अपने मकान में 5 गो दुकान है, एक दुकान में 5 बंदे खटा रहे हैं, पता चलता है 5 गो में से 4 गो गया से आता है, 1 गो मसौढ़ी से आता है, अलग अलग जगह से काम करने वाले आते हैं। आज ट्रेन बंद था, कोई नहीं आया है, तो मॉल भी उसका, ये शॉप कह लो, दुकान भी उसका बंद है। तो ये चीजें जो हम आपको सोचवाने के लिए थिंकिंग जनरेट करा रहे हैं, आप आराम आराम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि केवल हम ये कहें कि जहां व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जहां शिल्पकार है, अलग अलग कारीगरी करने वाले लोग हैं, अलग अलग सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे ही केवल शहर नहीं बढ़ता है, इसके अलावे और भी है कि परिवहन से वो जगह अच्छी तरह से जो है वो जुड़ा हुआ रहे, यानी कुशल परिवहन। अब कुशल परिवहन की बात हो गई है तो आपको यह सोचना है कि आखिर मेसोपोटामिया का कुशल परिवहन का क्या अवशेष है, आखिर कौन से परिवहन होते हैं। तो आपको जानकारी के लिए अभी फिलहाल हम बताए थे कि यहाँ व्यापार दोनों रूप से होते हैं, स्थल मार्ग और जल परिवहन दोनों से, नीचे से जल परिवहन से भी, ऊपर से स्थल मार्ग। लेकिन बता दें कि स्थल मार्ग में थोड़ा सा बड़ा झंझट वाला था, क्योंकि आप लंबे समय, लंबे दूरी तक व्यापार करना है, आपको मेसोपोटामिया से भारत व्यापार करना है, और आप घोड़ा, खच्चर, गधा इन सब का सहारा ले रहे। तो घोड़ा, खच्चर, गधा को भी तो भैया भूख प्यास लगती है, लेकिन लकड़ी के नाव के तो कोई भूख प्यास नहीं लगता है। अगर हम लकड़ी के नाव पे बैठेंगे तो केवल अपना शरीर में भोजन डालना होगा, लेकिन अगर घोड़ा पे बैठेंगे तो अपना भी शरीर में डालना होगा, घोड़ों के, गधवों के, खच्चरों के शरीर में कुछ ना कुछ खाने पीने के तो चारा डालोगे। अब गधा पानी पिएगा तो ढेर ढेर मनी, और इन्हें रेगिस्तान वाले भागों से होकर के आप आइएगा, पूरा शुष्क प्रदेश है, पथरीली गर्मी पड़ती है, और इधर वाले भागों से होकर के आइएगा, आपका गधा पियासे रहेगा, ढेर ढेर मनी पानी गधा पिला दे पड़ेगा। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जब 12th में जाओगे तो हम आपको पढ़ाएंगे कि यहाँ सिंध का इलाका है और यहाँ दिल्ली है। सिंध से दिल्ली आने में मात्र 50 दिन लग जाते थे। इब्न बतूता साहब मध्यकाल में एक यात्री आए हैं और वो बताते हैं कि सिंध से अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो 50 दिन लगते थे। आप समझ जाए कि पाकिस्तान के एक क्षेत्र सिंध से लेकर के दिल्ली आने में 50 दिन। शायद अगर अफगानिस्तान यहां तक आएंगे तो कम से कम 50 दिन इधर जोड़ लीजिए, 50 इधर, 50 दिन, एवरेज कम से कम तो हमको लगता है कि 150 दिन लग ही जाएंगे। यानी 6 महीना जब जाने में तो 6 महीना आने में। अरे कम से कम 12 महीना नहीं तो कितना थोड़ा जल्दी आप करिएगा तो 8-10 महीना। तो 8-10 महीना का घोड़ा का पहले तो खाना पीना ला दिए और अपना भी खाने पीने ला दिए और 8-10 महीना तक व्यापार में निकलिए। और यहां से जब यहां जा रहे हैं तो कुछ तो कपड़ा, कुछ तो कृषि सामान लेके जाइएगा, चूंकि इधर खनिज होते हैं तो वहां से खनिज लाना, तो बदले में तो कुछ दीजिएगा। तो ये सब कहां लदाएगा। तो ये वाला व्यापार बड़ा झंझट था। सबसे बढ़िया था नाव लेके निकल जाओ, नाव पे सामान अपने खाने पीने के ला दो और जो बेचना है उसको ला दिए और चलिए निकलते बढ़िए। नाव को कोई भूख प्यास नहीं लगता है, नाव की लकड़ी एकदम बढ़िया है तो हवा के वेग से नाव आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। अब ये हवा के वेग कैसे नाव में खड़ा करके एकदम कस कैसे उड़ा देगा और एकदम पूरा जैसे कपड़ा उपड़ा आप देखे होंगे ना, अब इधर से हवा मारेगा तो ये पूरा रोकेगा तो नाव आगे की ओर बढ़ेगा। वायु के वेग के सहारे ये जल मार्ग से आराम से आ सकते हैं। और यहाँ जितने भी शहर है, चाहे ऊर है, उरुक है, मारी है, बेबीलोन है, ये सब शहर नदी के किनारे वाले भागों पे स्थित है। तो नदी के किनारे वाले भागों पे स्थित है तो बताइए परिवहन का अच्छा मार्ग है एकदम। और सर्वश्रेष्ठ कहले, सर्वोत्र अगर परिवहन का मार्ग कहें तो सर्वो क्या है, जल परिवहन। तो आज के इतना ही तक आपको समझना था कि शहरों में माल का आवाजाही बताइए किसके जरिए होता था, परिवहन का मार्ग में कौन बढ़िया है। तो आप याद रखेंगे जल परिवहन। और क्या वस्तु जाते थे, क्या वस्तु आते थे, जिसको आयात निर्यात में हम लिख दिए हैं। यहाँ पे कुछ चीजें आप अपने से चाहेंगे तो समझ गए होंगे तो नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स बनाने में दिक्कत होता है तो हम पहले बता दिए, अभी तो चैप्टर चल रहा है, एक चैप्टर आपको यूट्यूब पे हम कंप्लीट पढ़ा देंगे। उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ करके हमसे नोट्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच किया करिए हमेशा, ताकि हम आपके लिए थोड़ा जल्दी वीडियो बना करके लाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।